हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपने इस क्लास में हम सीखेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में। आज की इस क्लास के अंदर जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी वो हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के आपके टॉपिक्स। इसके अंदर मेनली हैं 4 टॉपिक्स: वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। साथ ही इसमें कुछ एक्टिविटी हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं और अनसोल्ड इनर या जो इनटेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी डिस्कस होंगे आज की क्लास में। उसके अलावा जो आपके NCERT की एक्सरसाइज है जो आपकी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसका सॉल्यूशन करूंगी। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क। मैं अगेन आपको बताती हूँ, आपके NCERT की जो आपकी बुक है बेटा, उस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 आपका फिजिक्स का है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क क्या होता है? आप डे टू डे की लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं। ये जो आपका पेज है इसके ऊपर क्या क्या डिस्कस किया गया है आप देखें, एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। जैसे सपोज आप किसी एक ह्यूज रॉक को पुश या पुल करते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं। उसके साथ ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे आप अगर सपोज स्टेयर केस को स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, वो भी आपका एक टाइप से वर्क है। इवन आपकी डे टू डे की लाइफ के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे हैं काम जो आप फिजिकली या मेंटली, मीन्स आप या तो खुद से करते हैं या आपका ब्रेन काम करता है, तो उसको हम वर्क की कैटेगरी में डालते हैं। ये जो वर्क है, ये वर्ड, इसके थ्रू एक एक्टिविटी बताई गई है ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं। जैसे एक्टिविटी आपकी 11.1 है, वी हैव डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ नंबर ऑफ एक्टिविटी विच वी नॉर्मली कंसीडर आ वर्क। ये जो जितनी भी एक्टिविटी आपकी बताई हैं, इन सबको हम क्या मानते हैं कि हमने कुछ ना कुछ काम किया है अपनी डे टू डे की लाइफ में। फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस वाले पैराग्राफ में जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं, सबसे आप ये 3 क्वेश्चन करना सभी एक्टिविटी से रिलेटेड। नंबर 1, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन? व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? हु या व्हाट इज डूइंग द वर्क? ये अगर आप क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? कई बार क्या होता है बेटा, आप बोलते हैं कि आपने काम किया है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में साइंटिफिक जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ। साइंस के अंदर क्या होता है, मेनली फिजिक्स के अंदर, सपोज कोई कुली है जो रेलवे ट्रैक पे या रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके सामान को किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाता है। सपोज एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज पे लेके जाता है, तो वो उस काम के पैसे लेता है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस करने वाली हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर एंगल की फॉर्म में पूछो तो दिस वन। यहां पे ये जो कुली है, जो पर्सन है जो आपका सामान लिए हुए है, और ये जो भी इसने बॉक्स उठा रखा है, ये इसको जो लेके जा रहा है वो उसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 मीन्स 0। वर्क आपका क्या होता है? 0। कहने का मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, उस केस में फिजिक्स की या साइंस की लैंग्वेज में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी हमें डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो आप यहां देखें, ये जितना भी पैराग्राफ है, इस सारे पैराग्राफ में आपको डिस्कस किए गए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको, 1-2 सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। Push a pebble laying on the surface. Pebble moved through a distance. You exerted a force on the pebble and pebble get displaced. In this situation, work is done. Suppose ये कोई टेबल है आपका, यहाँ पे कोई एक पेबल, कोई पत्थर है, या सपोज ये पेन भी है, आपने इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डाला, डिस्प्लेस किया, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? कोई वर्क हुआ। या एक गर्ल pushes a trolley and trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. तब भी आपका वर्क हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आपके लिफ्ट है, आपने कोई बुक को लिफ्ट किया थ्रू अ हाइट। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स।
सो बुक राइजेज अप, कहने का मतलब प्यारे बच्चों कितने भी जो एग्जाम्पल्स हैं सब में आपको एक छोटी सी बात बताई गई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो आपका वर्क होता है, ठीक है, वो आपका इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। अब 3 सिचुएशन हो सकती है बेटा। नंबर 1, आपने फोर्स अप्लाई की तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हुआ, सेम डायरेक्शन में, तब आपका वर्क हुआ पॉजिटिव, राइट। सेकंड आपका केस में हो सकता है, ये आपका सपोज फर्स्ट केस है। सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। थर्ड केस हो सकता है कि आपने फोर्स कहीं पे भी अप्लाई की है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ ही नहीं, तो उस केस में वर्क आपका है 0। तो इस टाइप से वर्क आपका 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे, राइट। सो मैं वर्क के बारे में अगर आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, सो डियर स्टूडेंट आप एक बार ध्यान दें। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कई बुक्स में और थोड़ा हायर लेवल पे अगर आपको बताऊं प्यारे बच्चों, तो इसके साथ एक एंगल डील करता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस थीटा। सो वर्क है उसको बोलेंगे फोर्स डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। अब जो वर्क है वो आपकी है एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। जो वर्क है उसकी यूनिट होती है जूल। वर्क कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूं। सपोज ये कोई टेबल है, मैं आपको बुक से ही दिखाती हूँ। चलो आपकी बुक में पेज नंबर 147 पे है प्यारे बच्चों। ये आपकी एक टेबल है, इसके ऊपर कोई ये बॉक्स रखा है, इस पे फोर्स अप्लाई की तो इस बॉक्स ने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट किया। सो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वर्क डन क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, आपके घर में कोई टॉय कार या छोटा बच्चा अगर है तो उसके कुछ ऐसे टॉयज आते हैं आजकल जो आपके चाबी वाले या बैटरी या सेल से नहीं चलते, वो आपके न्यूटन के 3rd लॉ पे बेस होते हैं। अपने अपने छोटे बहन भाई के साथ में या आसपास कहीं देखा होगा। सपोज एक टॉय कार है, आप करके देखना, उस टॉय कार में क्या फिनोमिना होता है, वो न्यूटन के 3rd लॉ पे आपकी बेस होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। सपोज ये कोई कार है आपकी, अगर आप इसको पीछे बैकवर्ड में फोर्स अप्लाई करके पुश करेंगे बैकवर्ड में, तो आप जैसे ही इसको छोड़ते हैं ये आपकी जो कार है ये आपकी फॉरवर्ड में जाती है। सो इस केस में ये न्यूटन का 3rd आपका लॉ है जो वो आपका अप्लाई होता है। फोर्स जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। कई बार क्या करते हो, आपको एक और एग्जांपल बताती हूं। स्विंग पे जब हम झूलते हैं तो मोस्टली मान लो सपोज आपका कोई फ्रेंड झूले पे झूल रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको पीछे लेके जाते हो झूले को और छोड़ देते हो। आपने फोर्स कहां अप्लाई की? बैकवर्ड। लेकिन जैसे आपने उसको छोड़ा, वो आपका जो स्विंग था उसके फ्रेंड का वो कहां गया? आगे। सो दैट मीन वो भी आपका क्या है? न्यूटन का 3rd आपका लॉ है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो आपका वर्क है प्यारे बच्चों वो हो रहा है नेगेटिव, राइट। लास्ट एग्जाम्पल है 0 वर्क कब होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने फोर्स तो अप्लाई की लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट है 0। जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जहां पे भी हैं आप, आपके पास कोई ना कोई रिजिड बॉडी होगी। जैसे कोई वॉल है, आपने दीवार पे फोर्स लगाई तो क्या आपके रूम की सराउंडिंग की वॉल डिस्प्लेस हुई? क्या नहीं हुई ना। आपने कोई भारी पत्थर पे, बहुत भारी स्टोन के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या वो डिस्प्लेस हुआ? सपोज आपने बहुत भारी कार को, कोई व्हीकल है उसको फोर्स अप्लाई की तो वो भी डिस्प्लेस नहीं हो पाता बेटा। तो उस केस में हमारा जो वर्क होता है उसको हम 0 बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आपको वर्क के बारे में डिटेल में सीखनी चाहिए। अब अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना प्यारे बच्चों, एक्टिविटी जो आपकी 11.2 है वो देखें। थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, लिस्ट देम। आप क्या करें, अपने फ्रेंड के साथ एक एक्टिविटी करके देखें। अभी आप फ्रेंड्स के साथ नहीं होगे क्योंकि आप अपने घर पे हो लॉकडाउन में, तो आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ में, किसी के साथ भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप क्या करना, एक लिस्ट बनाना अपनी डे टू डे लाइफ के वर्क की।
डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीइंग डन इन ईच सिचुएशन, क्या हर एक सिचुएशन में वर्क हो रहा है। ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्स, आपको हो रहा है नहीं हो रहा है उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि अगर हो रहा है तो वर्क क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या वर्क और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना, क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इफ वर्क इज डन, which is the force acting on the object, what is the object on which the work is done, what happens to the object on which work is done। so ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर एक टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं, तो आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है, थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन सोचे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताए थे, आपने तो फोर्स अप्लाई की लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ। ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई ऐसी सिचुएशन भी सोचो कि कोई फोर्स भी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। लिस्ट ऑल द सिचुएशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर ईच, जो सिचुएशन आपने सोची हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाना। डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस, वर्क हुआ नहीं हुआ इनके बारे में भी आप सोचना। सो नेक्स्ट आपका है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आपको इस पैराग्राफ में क्या क्या रीड करना है ये हमने डिस्कस किया। तो ये वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज 3 मार्क्स का ये आपके पेपर में आता है, तो नंबर 1 पे आप डेफिनेशन लिख के आएंगे, नंबर 2 पे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला और ये एक डायग्राम भी ड्रॉ करके आएंगे, तो वेरी गुड। उसके बाद आप इसकी यूनिट लिख के आ सकते हो बेटा। जैसे जो आपका वर्क है, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, सो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, स्केलर। आप ये भी लिख के आ सकते हैं एक पॉइंट बना के नंबर 3 में। आप इसकी यूनिट लिख के आ सकते हैं, जूल भी होती है इसकी यूनिट, और आपकी न्यूटन मीटर कैसे हुई, क्योंकि फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की होती है मीटर। यस, जैसे मैंने भी आपको यहाँ बताया डिस्प्लेसमेंट लिखा है और मैंने आपको डिस्टेंस बताया, तो आपको पता होना चाहिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती इक्वल होते हैं। अब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। सो ये आपकी यूनिट हो चुकी है न्यूटन मीटर या जूल। तो ये 3 मार्क्स में इतना इनफ है। कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है डिफाइन 1 जूल, 1 जूल को डिफाइन करें। सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done on the object when the force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of the action of the force। so ये आपकी डेफिनेशन है 1 जूल की। अब आप सोल्ड एग्जांपल देखें अपनी बुक का, इसमें एक ये बॉक्स है, इस पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 2 मीटर का, तो कितना वर्क हुआ। तो सबसे पहले आप चेक करें बेटा क्या फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी गिवन है उसकी यूनिट एसआई में है, तो यस यहाँ पे न्यूटन है यहाँ पे मीटर है, देन ओके, देन यू पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो आप 10 न्यूटन मीटर लिख के आओ या 10 जूल लिख के आओ, सेम थिंग। ऐसे ही आपका एक अनसोल्ड क्वेश्चन आंसर दे रखा है, सो सिंपल, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर रखी है। यहाँ पे 5 न्यूटन था तो यहाँ पे 7 न्यूटन है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर था तो यहाँ पे 8 मीटर है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। 56 जूल इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव आपका वर्क हो सकता है। सो आपकी बुक में फिगर 11.4 दे रखा है जिसमें एक ये गर्ल है, सपोज ये टॉय कार को अपने डायरेक्शन में मूव करवा रही है तो वर्क पॉजिटिव है। तो इसी में जो ये आपका ये पैराग्राफ दे रखा है नेगेटिव वर्क को भी डिस्कस किया है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें बताया है कि अगर आपका एंगल 180 डिग्री होता है किस किस के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क होगा नेगेटिव। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, पीसा के लिए आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा करें बेटा। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप वर्क इज डन बाय द फोर्स exerted by you on the object. The object move upward. The force you exert is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work
और नेगेटिव वर्क, और साथ में रीजन भी दें। सो डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताएं, सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, अर्थ सरफेस। आपने एक बॉल को अपवर्ड पुश किया, आपने फोर्स ऊपर लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर। लेकिन अर्थ की जो फोर्स है, मैं यहाँ पे FE लिख रही हूँ या आप GE लिख सकते हो, वो इसको डाउनवर्ड कर रही है। तो आप खुद बताएं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है तो वर्क होगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और अर्थ की फोर्स ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो वर्क इस केस में क्या होगा, नेगेटिव, राइट। तो आप ऐसे करके बता सकते हैं इस एक्टिविटी का आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11.2। ए पोर्टर लिफ्ट आर लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल है, हमें निकालना है वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब की बार क्वेश्चन में डायरेक्ट फोर्स नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का मास पता है या उस लगेज का मास पता है। सो डोंट वरी, आप एक सिंपल सी चीज याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में जो आपका वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर है, आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो, राइट। सो अगर आपके पास मास गिवन है 15 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सो आप उसको 9.8 पुट करो, 10 पुट करो, एज यू विश, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो सपोज मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने जी की वैल्यू को 9.8 नहीं लिया, मैंने 10 ले लिया, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, आप दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हो। अगर पेपर में दे रखे ना कि 9.8 पुट करो या 10 पुट करो, तब तो आपको वही पुट करनी होती है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखी है वैल्यू, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे M की, G की, S आपके पास है, सारी वैल्यू को रखना और कैलकुलेट करना। सो आप 225 आंसर को न्यूटन मीटर में लिखो या जूल में लिखो, एज यू विश। सो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, राइट। तो यहां पे आपसे क्या पूछना चाहता है, ये आपसे सिंपल सी चीज है, ये आपसे पूछना चाहता है यहां पे कि वर्क है वो आपका कब कब होता है, कब नहीं होता, मीन्स कब आपका नेगेटिव होता है या जीरो होता है, तो वो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो मैंने अभी आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताया है, ये आंसर लिख के आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पेज नंबर 146 पे लास्ट की लाइन है ना, यहाँ से 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क, और ये जो लाइन्स थी आपकी, इसमें आंसर छिपा है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट आपका है 4th क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट अ फोर्स दिस ऑन अ प्लॉट, द फील्ड बीइंग प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क निकालना है, फोर्स आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। सो सिंपल। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट है एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या चीज है, सो आपने डेली लाइफ में देखा होगा बेटा, सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे ऐसे आपके और है सोर्स जो आपकी इसकी एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टाइड्स, है ना। तो बहुत सारी एनर्जी है आपकी। सो आप एक एक्टिविटी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ए फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबो। ये तो कुछ ही सोर्स है जो लिखे गए हैं। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट दैम। आप एक पेज के ऊपर बहुत सारे सोर्सेज हैं जो उनकी एक लिस्ट बनाना। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू सन, आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो डायरेक्टली सन से डिपेंड करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं डिपेंड करते। तो ये आपको एक लिस्ट बनानी है और एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपको। सो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैं आपको जो मेन है लाइन वो आपको डिस्कस करती हूँ। आप यहाँ देखें, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोजेस एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी के पास कुछ एनर्जी है,
राइट। सो इसका मतलब एनर्जी भी एक टाइप से वर्क से ही रिलेट हुई कि नहीं हुई, है ना। सो आप यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर इन टर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक शॉर्ट इसकी डेफिनेशन है एनर्जी की। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क की, एनर्जी की, दोनों की यूनिट क्या है? जूल। अब 1 जूल को वैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की फॉर्म में 1 जूल की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफर होगी, आप ध्यान दें। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कई बार हम जूल की बजाय एनर्जी की किलो जूल यूनिट भी पुट करते हैं, थोड़ी लार्ज यूनिट दिखाने के लिए। और 1 जूल के अंदर आपके 1 किलो जूल के अंदर आपके 1000 जूल होते हैं। सो ये भी आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें निकालने में आपकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी फॉर्म होती हैं? तो अपने सिलेबस में जो है बेटा वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 ही टाइप की एनर्जी होती है। एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, लाइक हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है। हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटीज इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी? डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड टीचर। सो नेक्स्ट आप यहां पे देखें, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स परस्कॉट जूल्स। जूल जो वर्क और जिसने एनर्जी की यूनिट दी है वो यही साइंटिस्ट है। तो प्लीज आप इनकी थोड़ा सा इनकी ऑटोबायोग्राफी से कुछ लिया गया है, ये वर्ड्सिंग, ये लाइंस, तो प्लीज आप इनको रीड करना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना आपकी, कई बुक में के ई से लिख देते हैं, कई में के लिख देते हैं, कई में ई से भी लिख देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मीन्स आपका कोई भी चीज मोशन में है, पोजेस मोशन, तो उसके पास पक्के से पक्का कौन सी एनर्जी है काम करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी। मीन्स मोशन वर्ड आप याद रखना काइनेटिक एनर्जी के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये फॉर्मूला आया कैसे, ड्राइव कैसे हुआ? तो मैं आपको बताती हूँ। कई बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी कि मैम ये ड्राइव कैसे होता है ये बताना। तो आप थोड़ा ध्यान दें बेटा। अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस AT, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और आपकी कौन सी है लास्ट? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। राइट। इन 3 इक्वेशंस में से हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की। आप थोड़ा ध्यान दें, ये इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। The relation connected the initial velocity u, final velocity v of an object moving with the uniform acceleration a. So v² minus u² equal to 2as. यहां से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप s की वैल्यू निकालना यहां से, राइट। जैसे 2a यहां पे मल्टीप्लाई में है, सेकंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें पता है कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है ना। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आप क्या करना, फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की ये वाली वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है वो पुट कर देना। यहां से आप चेक करें, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को आप आगे लेके जाएं। सो वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी पोजीशन पे माने कि स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, तो u उसका 0 हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में जब u को 0 पुट करोगे तो फाइनली यू गेट वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। कई बार आपको इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा बेटा। किस बात पे? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होती है? हाफ mv² माइनस हाफ m। इनिशियल के लिए हम यूज करते हैं इनिशियल के लिए u। सो वर्क का ये फॉर्मूला भी है, आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। ये न्यूमेरिकल्स में आपके कोई आएंगे ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल, तो उसमें हेल्प करेगा आपका ये फॉर्मूला। सो आप यहाँ पे देखें, क्योंकि u 0 था तो अपने पास वर्क क्या है? 1/2 mv²। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड
बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो फाइनली हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी की इक्वेट करके 1/2 mv² बोल सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस. अब आप यहां देखें, आपकी एक्टिविटी 11.6 और 11.7, ये जो दोनों एक्टिविटी हैं ये आपकी इसी चीज से रिलेटेड है जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया है. राइट, सो आप प्लीज इसको पढ़ना. मैं आपको इसकी मेन बताती हूँ लाइंस. ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, है ना. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क. ये बात कहां से पता चलती है? अब फर्स्ट फॉर्मूला से देखो बेटा. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ mv² या u² एज यू विश, जो पुट करें आप. वेलोसिटी का सिंबल. मास होता है कांस्टेंट, 1/2 खुद कांस्टेंट है. सो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगी, कोई कम से करेगा तो कम होगी. तो आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखना. सो इन पैराग्राफ में काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में समझाया गया है आपका, है ना. सो इसका मीनिंग है ए मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील्स, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क. ये सारे के सारे क्या करते हैं? वर्क को करते हैं. हाउ डज अ बुलेट पायरिस द टारगेट? कैसे टारगेट के आर पार जाती है? हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल? ऑब्जेक्ट इन द मोशन पोजेस एनर्जी. वी कॉल दिस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी. ऐसे ही आपका फॉलिंग कोकोनट, एक पेड़ से जो आपका कोकोनट नीचे गिरता है, एक कार को आप स्पीड में करते हो, रोलिंग स्टोन आपका फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड्स, रनिंग एथलीट, ये सारे के सारे जो हैं जिस एनर्जी से मूव करते हैं वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी. सो इन शॉर्ट कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड. ये दूसरे नंबर का पॉइंट है. तो नंबर 1 आपको डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, नंबर 2 पे ये वाली बात लिख के आ सकते हो, और 3 मार्क्स में आए तो फिर आप ये एक्सप्लेन भी आपको करके आना पड़ेगा, मैथमेटिकल पार्ट. ठीक है. सो आई होप डियर स्टूडेंट आप इसको अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से रीड करके. अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? वेरी सिंपल. आपके पास फॉर्मूला है, मास की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है. यू कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. और प्लीज लास्ट में उसके यूनिट पक्के से पक्का लिख के आया करो बेटा. कई बार टीचर यूनिट ना लिखने का हाफ मार्क्स डिटेक्ट कर लेता है, काट लेता है वो. नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg. मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको वर्क निकालना है. राइट, लेकिन यहां पे km/h में है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको मीटर पर सेकेंड में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आप क्या करें, नंबर 1 पे मास लिखें. आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकेंड में. किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक आर में आपके 3600 सेकेंड होते हैं, या फिर 60 × 60 एज यू विश, क्योंकि 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. 1 घंटे में आपकी इतनी सेकेंड होती है, तो आप उससे डिवाइड करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना. ऐसे ही फाइनल को कर लेना. फिर क्या करना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना. क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आप देखें, जो आपके पास अनसोल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वाले में तो आपको ये सारा डिफाइन करके आना है, ये वाला पैराग्राफ. सेकंड में आपको ये डेरिवेशन देना है, सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में जो हम डिस्कस किया हमने. थर्ड न्यूमेरिकल है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास m दे रखा है बेटा, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये वेलोसिटी गिवन है. What will be its kinetic energy when its velocity is double? देखो वेलोसिटी 5 थी, तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो कितना उसका काइनेटिक एनर्जी होगी. What will be its kinetic energy when the velocity is increased 3 times? सेकेंड केस में पूछ रहा अगर 3 गुना कर दें तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं. यहां देखिए आप,
सिचुएशन लेते हैं, इसने क्या बोला है। इसने बोला बेटा कि पहले क्वेश्चन नंबर है ये आपका 3rd, पेज नंबर आपका कौन सा है 152 पेज पे आपके एनसीईआरटी की बुक में। मास दे रखा है m, ठीक है। वेलोसिटी जो है आपकी v वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड या मीटर इनवर्स, ओके। एनर्जी या बोले तो काइनेटिक एनर्जी है स्टार्टिंग में, वो गिवन है 25 जूल, ठीक। ये चीजें गिवन है। अब उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो कब, जब वेलोसिटी हो जाए डबल, ठीक है। तो डबल मैं इसको v डैश मान लेती हूं। वेलोसिटी पहले 5 थी तो डबल का बोल ले तो 10। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv², ठीक है। सो 1/2। दो तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। देखो मास उसने दिया नहीं है तो या तो आप m को m ही छोड़ के चलो सारे क्वेश्चंस में, मतलब इसके ये वाले केस में भी और इसके नेक्स्ट केस में भी, या फिर आप कर सकते हो यहां से पहले मास निकाल लो। कैसे निकालें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी 25, ये 1/2 है, मास आपका m लेके चलो। वेलोसिटी क्योंकि उसने क्या दे रखी है 5, तो 5 5 जा 25, राइट। 25 से आपका 25 कैंसिल, 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो जो मास है वो क्या है 2 kg। तो आपने ये सिचुएशन से ये जो गिवन था क्वेश्चन में उसे मास निकाल लिया। तो अब आप मास की वैल्यू को पुट करो क्योंकि चीज़ तो वही है ना, उसी की वेलोसिटी को हमने चेंज किया है। और वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना लिख दूँ 100, 2 से 2 कैंसिल, योर एनर्जी इज 100 जूल। अगले केस में यस केस 2 में फिर से कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब की बार वेलोसिटी है 3 टाइम, 3 टाइम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी दिस वन, ये वेलोसिटी है। अगेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², सो 1/2। मास कितना है आपका, मास 2 था, वेलोसिटी कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15, सो 2 से 2 मल्टीप्लाई करना, 15 से 15 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा जूल 625, ठीक है ना, 225 आई थिंक, 15 मल्टीप्लाई 15 225 इज द आंसर। सो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सोल्व। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने आपको एक हिंट बताया था काइनेटिक एनर्जी का, मैं आपको एक हिंट बताती हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है हाइट से। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी आपकी हाइट क्या होती जाएगी, जितनी आपकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m उस ऑब्जेक्ट का मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h आपकी हाइट। आप यहां देखें मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, सो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, अगर हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। सो बेस पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। सो आप यहां देखें एक्टिविटी में आपकी 11.8 एक्टिविटी है आपकी। सो टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेच। यहां पे ये जो आपकी एक्टिविटी है इसमें बताया गया है कि सपोज कोई रबर बैंड है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल देके बताती हूँ प्यारे बच्चों। ये कोई स्प्रिंग का साइज है, L इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रेच करके इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तब भी इसके अंदर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइप से डिफाइन किया गया है, एक विद रिस्पेक्ट टू हाइट और एक चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है इसको इस एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है। तो आप प्लीज दोबारा से सुनना। टेक अ रबर बैंड, क्योंकि रबर बैंड की भी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, एक एंड से पकड़ो और दूसरे एंड से पुल करो। द बैंड स्ट्रेच, वो आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उसका साइज। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड, व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा जब आप उसको रिलीज करोगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। सो बैंड हैड एक्वायर एनर्जी इन दिस स्ट्रेच्ड पोजीशन, और जो एनर्जी एक्वायर की है वो कौन सी है वो आपसे पूछ रहा है, तो बाद में आपको बताएगा। ऐसे ही इसने एक स्लिंकी का एग्जांपल लेके, स्लिंकी क्या होती है, एक टाइप का स्प्रिंग होती है प्यारे बच्चों,
उसके एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। ऐसे ही आपका एक टॉय कार का बताया है, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका। ऐसे आपके लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन हाइट, इसका बताया है। तो कहने का मतलब जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.11 और फिर आपकी 11.2, सबके अंदर आपका एक चीज बताई गई है जो है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ ए टॉय कार। कई बार स्टार्टिंग में छोटे बच्चों की जो टॉय कार होती थी ना बेटा, उसमें चाबी भरी जाती थी। जब आप उसको वाइंडिंग, ऐसे आपके जो क्लॉक होती हैं, जो आपकी रिस्ट वॉच होती है, हाथ वाली घड़ी होती है, उसमें भी आप चाबी भरती हो कई बारी, तो वो सारी जो एनर्जी है वो भी एक टाइप से क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड द स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy possessed by an object is the energy present in it by virtue of position and configuration. So this is the definition. Please ध्यान दें, एक्टिविटी 11.12 के ऊपर की 3 लाइन में पोटेंशियल एनर्जी की एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन दे रखी है आपकी, ठीक है, तो प्लीज इसको लर्न कर लेना। ऐसे ही आपके ये एक आपका बो एंड एरो वाला दे रखा है कि आप इसको जितना पीछे स्ट्रेच करते हैं उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसको छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जब ये मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होगी। तो इसका कहने का मतलब है एक टाइप की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, राइट। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, ये आपका कोई बॉक्स था जो ग्राउंड पे है, आपने इसको h हाइट तक ऊपर लेके गए आप, तो कितना वर्क हुआ उसको डिस्कस करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, तो वर्क आपका क्या है mg/h, है ना। और यही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यूनिट इसकी भी क्या रहेगी प्यारे बच्चों, जूल रहेगी। अब यहाँ देखें एक बारी, ये बड़ा ट्रिकी सा है, इसमें इस पैराग्राफ में डिफाइन किया गया है, मैं आपको क्विकली बताती हूँ इसमें है क्या। सपोज अपने पास एक बॉक्स है, इसको इस पोजीशन से इस साइड पे लेके जाना है। इस केस में भी हम इस पोजीशन से इसको इस साइड पे लेके जा रहे हैं, लेकिन पाथ डिफर है। यहाँ पे पाथ है स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे पाथ आपका जिगजैग सा है, आप सीधा गए फिर ऐसे मूव किया जो उसमें दिखा रखा ट्रैक। तो पूछा है कि दोनों में वर्क डन सेम होगा कि डिफर होगा। सो वर्क डन दोनों में सेम होगा। अब आप सरप्राइज होगे कैसे। प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा लॉजिकल एग्जांपल है ये, अब ध्यान देना। मास बॉक्स का दोनों केस में सेम है, जी सेम है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां पे, इनकी हाइट भी अगर सेम है, आप ये देखिए डी डिस्टेंस है जो हाइट है, ये दोनों केस में सेम है, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। पाथ चाहे कुछ हो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पोजीशंस पे डिपेंड करती है, राइट। और दूसरे टाइम जब आप सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता है इस टाइम पे, तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, जब वो यहाँ से यहाँ चेंज होगी, तो यहाँ पे हाइट चेंज नहीं हो रही है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर से हाइट में चेंज, उसके अंदर हाइट पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो हाइट सेम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों केस की पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड करोगे तो इतनी हाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों आपकी सेम आएंगी। ओके, सो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मास आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, आपको हिंट गिवन है हर चीज का, तो आपको एनर्जी निकालनी है। यहाँ एक चीज पे ध्यान दे बेटा, क्या क्वेश्चन में कहीं से भी पढ़ के आपको ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी निकालने की पोटेंशियल नहीं पता चल रहा, उन्होंने सिर्फ एनर्जी लिखी है। लेकिन जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है उससे आप दिमाग लगा सकते हैं। आपके पास सिलेबस में 2 एनर्जी है, आप खुद बताना प्यारे बच्चों सोच के। इसका फॉर्मूला है mgh, इसका फॉर्मूला है ½ mv², ठीक है। क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी गिवन है तो आप लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्वेश्चन में अगर हाइट गिवन है तो आप लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि मास तो दोनों में ही है। और जी की वैल्यू तो मैंने आपको क्या बता रखी है, अगर दे ना दे तब भी आप पुट कर सकते हो। सो मेन बात कहां से पता चलेगी कि कौन सी एनर्जी निकालनी है, आपकी हाइट गिवन है या वेलोसिटी गिवन है। बेटा प्लीज इस पे फोकस करना, बाकी तो ईजी है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना और आंसर आप निकाल लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपका न्यूमेरिकल है। ऐसे ही नेक्स्ट में आपका जो एग्जाम्पल है, मास गिवन है, अब की बार पोटेंशियल एनर्जी पहले ही दे रखी है, हाइट निकालनी है।
अगेन आपके पास फॉर्मूला है, सारी चीजें पुट करके हाइट को एक साइड लेके जाना और आप उसको कैलकुलेट कर लेना, राइट। नेक्स्ट आपका है, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल, क्या आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं? यस, बिल्कुल, व्हाई नॉट। सारी एनर्जी आपस में एक दूसरे में क्या हो सकती है? इजीली कन्वर्ट। जैसे आपकी एक्टिविटी दिखा रखी है, डिस्कस द वेरियस वे ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन नेचर। व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन होता है कांस्टेंट होना, चेंज ना होना। डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ग्रुप्स। हाउ डू ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड? वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? Why does the air move from place to place? How are fuels such as coal, petroleum formed? What kind of energy conservation sustain the water cycle? So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको डिस्कस करना ग्रुप्स में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसे अगली एक्टिविटी में, मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उनकी एक एक्टिविटी की लिस्ट बनाएं और फिर किस में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ये आप निकालें। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फैन है आपका, फैन में वो आपका मोटर जो होती है फैन की, वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उससे विंड्स, जो आपके ब्लेड्स होते हैं फैन के, वो मूव करते हैं और विंड आपको मिलती है। लाइट के फॉर्म में जब आप इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब को ऑन करते हो तो वो आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है ना। ऐसे ही मैं आपका एक डैम का एग्जांपल लूंगी। सपोज ये आपका डैम है, ठीक है, यहां पे आपका वाटर स्टोर है, तो हाइट पे है तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, ये क्या है? कोई डैम है जिसमें पानी स्टोर कर रखा है, जिससे बिजली बनाते हैं। इससे नीचे पानी आया, यहाँ पे बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं बेटा, टर्बाइंस होती हैं। तो जब ये वाटर स्टोर है ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब ये वाटर नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी वाटर की। इन ब्लेड्स के ऊपर गिरेगा तो ये मूव करेंगी, तो यहाँ पे टर्बाइंस के साथ में जनरेटर लगे होते हैं, वो इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी मोटर मूव करेगी। ये जो जनरेटर है आपका, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो, वाटर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, फिर मैकेनिकल में और फिर इलेक्ट्रिकल में। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होती चलती है। लेकिन एनर्जी का एक लॉ होता है बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली ट्रांसफर या कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे बर्फ का आपने पानी बना लिया, पानी का भाप बना लिया, लेकिन है तो वो पानी ना। तो आप इस चीज पे ध्यान देना। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कई बार फाइनल पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया बेटा, तो प्लीज इसको भी, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना। मेन जो इसका है वो आपको बताती हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। mgh प्लस हाफ mv², ये आपका क्या रहता है? कांस्टेंट। एक टाइप से एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती चलती है। इसको डिटेल में समझाने के लिए, क्योंकि ये तो आप पढ़ लेना, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आएगा। सपोज ये है ग्राउंड, ठीक है, अर्थ की सरफेस ग्राउंड, ठीक है। यहां पे ये बॉक्स था इस हाइट पे। एक एग्जांपल लेना, पोटेंशियल एनर्जी एंड देखो बेटा, ये आपका ग्राउंड है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस ग्राउंड पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। सो उस टाइम पे जितनी भी एनर्जी होगी वो सिर्फ आपकी किस वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, ठीक है। अब ये जब ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ पे हाइट आपकी तो हो जाएगी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। वो आपकी थ्रू आउट, जो आप नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, वो 10 ही रहेगी। मैं एक एग्जांपल लिया है, सपोज आपकी टोटल एनर्जी 10 है, तो हाइट पे, यहाँ पे जो आपकी कुछ हाइट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0। उसके बाद जैसे जैसे कोई चीज़ नीचे जाएगी हाइट कम होती चलेगी। देखो पोटेंशियल कम होती चल रही है, उतनी काइनेटिक बढ़ती चल रही है। एक स्टेज ऐसी भी आएगी बेटा जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल होंगी आपकी। उसके बाद यहाँ देखें आप, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती चल रही है क्योंकि यहाँ पे हाइट 0, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे वो नीचे आएगी अर्थ उसको मैक्सिमम फोर्स से खींचेगी तो वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन कहीं पे भी क्या इनका सम चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, थ्रू आउट द मोशन वो आपकी सेम है।
सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको मैथमेटिकल समझाया है, आई होप आपको ये क्लियर है, और ये आपका थ्योरेटिकल दे रखा है, प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है और लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोलते हैं पावर। ये देखिए आप, पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम, W/T, और पावर की यूनिट होती है वाट। इसी के एक जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के नाम पे ये रखी गई है। कई बार डियर स्टूडेंट 1 वाट की डेफिनेशन आ जाती है। सो 1 वाट इज द पावर, कितनी है, जब आपका 1 जूल काम होता है 1 सेकेंड के लिए, तो उस टाइम पे 1 वाट को आप डिफाइन कर सकते हो 1 जूल पर सेकेंड। लेकिन आपकी एनर्जी की जो आपका ना रेट ऑफ एनर्जी है, जो पावर है, उसकी और भी यूनिट होती है, लाइक किलोवाट, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 किलोवाट को जूल सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला से, क्योंकि वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स भी हम इसकी यूनिट बता सकते हैं, राइट। आगे देखें, द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम। टाइम के साथ आपकी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 11.7, 2 गर्ल ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम अप अ रोप थ्रू द हाइट 8 मीटर। 2 लड़कियां हैं, राइट, ईच ऑफ वेट, दोनों का वेट कितना है, 400 न्यूटन दे रखा है। इसका मतलब ये फोर्स गिवन आपको, फोर्स वेट के इक्वल होती है। वी नेम वन गर्ल ए, अनदर को बी बोलते हैं। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड और गर्ल बी टेक 50 सेकेंड। सो व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड बाय ईच गर्ल। दोनों लड़कियों ने कितनी पावर एक्सर्ट की, ये आपको निकालना है। सो यहां देखें, ए गर्ल की पावर को निकालते हैं पहले, वेट m इंटू जी, ये जो न्यूटन है ना आपका, तो आप यहां से एक नई चीज सीखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू वेट, दोनों आपके सेम होते हैं, तो इसलिए न्यूटन mg सेम थिंग। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है बेटा, बस आपको दोनों केस में फॉर्मूला पुट करना है। पहले केस में mg/t पुट करेंगे, m आपके पास है, g आपके पास है, सिर्फ दोनों में क्या चीज चेंज है बेटा, टाइम। एक लड़की को 20 सेकेंड लग रहे हैं, दूसरी को 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। सो बस वो टाइम चेंज है, तो आप यहां देखें, और ये इंपॉर्टेंट है, टाइम ज्यादा तो पावर कम, टाइम कम तो पावर ज्यादा, बिकॉज टाइम एंड पावर आर क्या है आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से ये बात आपको देखने को मिलती है इस वाले एग्जाम्पल से। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बता रखा है, एक बॉय ऑफ मास 50 kg, वो 45 स्टेयर्स आपकी करता है, ऊपर चढ़ता है 9 सेकेंड में। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। पावर निकालनी है, वेरी सो सिंपल। देखो इस टाइप की ये आपकी जो स्टेयर केस है, ये 45 स्टेप्स हैं। एक जो स्टेप है बेटा, एक स्टेप, ये आपका है 15 सेंटीमीटर का, तो 45 कितने के होंगे, तो आपको क्या करना है, आप यहां देखें, आपको पावर निकालनी है। तो आपको मैं थोड़ा ना बताती हूं कि कैसे आप इस एग्जाम्पल को कर पाएंगे। आप पावर का फॉर्मूला लिख लो, आप ये चेक करो कि इसमें आपको क्या क्या गिवन है। टाइम आपको गिवन है, यस, कितना गिवन है आपके पास टाइम, 9 सेकेंड, आपके पास 9 सेकेंड है। m इंटू जी गिवन है आपके पास, m आपके पास है, g की वैल्यू भी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके आप mg की वैल्यू पुट कर देना। हाइट का नहीं पता चल रहा है कि हाइट क्या पुट करें, तो उसके लिए आपके पास हिंट है। टोटल जो सीढ़ियां हैं वो है 45 और एक सीढ़ी की हाइट है 15 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, 45 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो आपकी स्टेयर केस उसकी हाइट आ जाएगी आपके पास, लेकिन वो सेंटीमीटर में आएगी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, राइट। उसे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मीटर में कन्वर्ट करके आप इसकी वैल्यू को पुट करना, और बस बाद में तो कैलकुलेट कर लेना, लास्ट में पावर की यूनिट भी लिख देना। अभी क्वेश्चन देखें, व्हाट इज पावर, आप बता सकते हो। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। लैंप है एक, इतनी उसकी एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना टाइम है, तो पावर निकालनी है, तो इसके अपॉन में इसको डिवाइड करोगे, 100 वाट इज द पावर। डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर होती है इनिशियल फाइनल जितनी भी है आपकी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सारी पावर का सम करके जितने टाइम है आपका, इनिशियल प्लस फाइनल से तो डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो एवरेज पावर भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो घरों में यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो कौन सी यूनिट होती है, तो वो होती है किलोवाट आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आपका आ सकता है, वैल्यू आपको आ सकती है पेपर में। सो 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट, आपको ये पता होना चाहिए। कई बार ये आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो ध्यान दें, किलो मतलब 1000, एक आवर में सेकंड कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 3600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेना बेटा, 10 टू पावर 6 में। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है लिखने का,
1 के बाद डेसिमल होना चाहिए आपका, उसके बाद जितनी जीरो उनको पावर में कन्वर्ट कर देना, मतलब 10 की पावर में। ठीक है, यहाँ पे देखें, द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल्स के अंदर, सबको बोलते हैं किलोवाट आवर के अंदर मेजर करते हैं। और ये ध्यान दें, 1 यूनिट जो होती है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर की इक्वल होती है, राइट। इसे अपना जो मंथली जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना बेटा, उसमें भी यही चीज यूज होती है, ये वाली पावर। अब ये देखें, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। एक दिन में कितनी यूनिट निकाल दी? तो सबसे पहले आप यहां देखें, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करो और टाइम आवर्स में दे ही रखा है। बस आप यहां से देखना बेटा, पावर होती है, ध्यान से सुनना, वर्क बाय टाइम। वर्क को लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम। तो यहां से आपकी जो एनर्जी है उसको पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो आप ये लिखिए 0.36 किलोवाट आवर या फिर 0.36 यूनिट आपके पास है। कई बार ऐसे भी पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन बेटा, जिसमें इसका बिल भी आए कि सपोज 1 यूनिट के 3 रुपए लगते हैं, तो बताओ टोटल कितना बिल आया। तो आप इस यूनिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके इसका बिल भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। बस अब आपके पास एनसीईआरटी के ये जो क्वेश्चन आंसर 21 ये रह गए हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है जो मैंने आपको डिस्कस करवाया, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ और प्लीज़ लिखना। आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बहुत ज़्यादा बच्चों को प्लीज़ और प्लीज़ शेयर करना बेटा, कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।